नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी कर रहे थे। इसमें हमने जो यूनिट थर्ड स्टार्ट कर रखी थी, यूनिट थर्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी है आप लोगों की। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जो स्टडी कर रहे थे वो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी कर रहे थे। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने जो मॉडल स्टार्ट किया था वो रिजिड रोटेटर मॉडल स्टार्ट किया था। रिजिड रोटेटर मॉडल क्या था आपका कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग, रिजिड रोटेटर मॉडल के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स के डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो रोटेशंस के दौरान उनकी बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होती है। रिजिड रोटेटर मॉडल के अकॉर्डिंग डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में रोटेशंस के दौरान उनकी बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होती है। उस मॉडल को क्या कहा गया? रिजिड रोटेटर मॉडल। इस मॉडल के लिए हमने इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था न्यू आर स्क्वायर। ठीक है, इस न्यू आर स्क्वायर, उसके बाद हमने एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू काम में ली थी आई डब्ल्यू। उसके बाद इस एंगुलर मोमेंटम को हमने क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग निकाला था। ये था जे+1 h/2π। ये इक्वेशन नंबर 3 थी। उसके बाद हमने ये कहा था कि ई रोटेशन जो होता है वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। इन चारों इक्वेशंस का यूज करते हुए हमने ई बार रोटेशन फाइंड आउट किया था। ई बार रोटेशंस की वैल्यू थी bj+1। उसके बाद हमने इनकी स्पेक्ट्रल लाइंस को निकाला था। स्पेक्ट्रल लाइंस को डेल न्यू की वैल्यू फाइंड आउट की थी और वो जो वैल्यू आई थी वो आई थी 2b। वो जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी? 2b आई थी। इसका मतलब है कि इनके बीच में वो 2b नहीं आई थी। जो ये डेल ये निकाला था, ये आया था 2bj+1। इसके आधार पे हमने जब स्पेक्ट्रा खींचा था तो हमने पाया कि इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कांस्टेंट डिस्टेंस होती है और वो थी 2b सेंटीमीटर इनवर्स। यहां तक का पोर्शन हमने कर लिया था। उसके बाद हमने इसकी बॉन्ड लेंथ भी निकाली थी। ये बॉन्ड लेंथ कैसे निकाल सकते हैं इन स्पेक्ट्रल लाइंस का यूज करते हुए? उसके बाद मैंने आपको इनकी इंटेंसिटी बताई थी। अब ये जो 2b है, ये वैल्यू लोअर जे के लिए जब हमने स्टडी किया कि हमने बहुत सारे स्पेक्ट्रा, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बहुत सारे स्पेक्ट्रास को स्टडी किया और पाया कि जब ये जो वैल्यू है, जो इन स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस थी, ये फिक्स और कांस्टेंट बता रहे थे 2b, ये लोअर जे वैल्यू तक तो पॉसिबल थी। लेकिन जैसे जैसे जे की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे थे, इन स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच की डिस्टेंस क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही, डिक्रीज हो रही थी। जैसे जे की वैल्यू इंक्रीज कर रहे थे तो इनके बीच की जो स्पेक्ट्रल लाइन डिस्टेंस क्या हो रही थी? डिक्रीज हो रही थी। अब ये जो स्पेक्ट्रल लाइन की डिस्टेंस थी, ये किस बात पे डिपेंड कर रही है बेटा? बी के ऊपर, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट ही है। इसका मतलब स्पेक्ट्रल लाइन डिस्टेंस किस बात पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? बी के। और बी की जो वैल्यू है वो, इसका मतलब जे इंक्रीज करने पे किसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही थी? इस बी की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी। अब हमें बी का एक रिलेशन पता है कि बी
की जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, h/8 π² IC, यही आई थी रोटेशनल कांस्टेंट B h/8 π² IC। अब इसमें देखो h कांस्टेंट आपका, 8 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट और C कांस्टेंट, इसका मतलब B और I के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? B और I के बीच में। B जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/I के। अब I भी हमें पता है, I क्या है, न्यू आर स्क्वायर, इसका मतलब B इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/μr² के। यहां तक आ गया समझ में? अब देखो ये भी न्यू की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए न्यू की वैल्यू या किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए न्यू की वैल्यू चेंज नहीं होगी। न्यू क्या था बेटा आपका, रिजिड मास था, जिसकी वैल्यू क्या थी, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, यही थी। m1 क्या था, एक एटम का मास, और m2 क्या था, दूसरे एटम का मास। तो मॉलिक्यूल्स में एटम का मास तो चेंज नहीं हुआ, तो न्यू की वैल्यू भी क्या आ गई आपके पास, किसी एक मॉलिक्यूल के लिए क्या थी, कांस्टेंट। तो अब हम इससे क्या कह सकते हैं कि ये जो B है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। इसका मतलब लेंथ जो है वो कहीं ना कहीं चेंज हो रही है, लेंथ की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और कैसे हो रही है, जैसे जैसे हम J की वैल्यू बढ़ा रहे थे, स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच की डिस्टेंस क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। इसका मतलब स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच की डिस्टेंस डिक्रीज हो रही थी, तो ये R क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। देखो B से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच की डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहां से क्या निकल के आया कि B की वैल्यू कम होगी तो R की वैल्यू ज्यादा है। मीन्स J की, ग्रेटर J के लिए R क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। R क्या है, उनके बीच की बॉन्ड लेंथ है। यहां तक का रिलेशन समझ में आया कि हमने J को इंक्रीज किया तो हमने ये पाया कि इनके बीच की जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो सेम नहीं होती है, ये डिस्टेंस जो है वो कम होती जाती है। स्पेक्ट्रल लाइंस के डिस्टेंस जो है वो हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है B के, और B की जो वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/r² की। ये निकाल लिया हमने रिलेशन 1/r² के। जब ये 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब B की वैल्यू कम हो रही है तो R की वैल्यू क्या होगी बेटा, इंक्रीज। R की वैल्यू इंक्रीज होगी मीन्स उनके बीच में बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। यहां तक तो आ गया कि हमें समझ में कि कहीं ना कहीं उनके बीच में बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। अब ये बॉन्ड लेंथ क्यों इंक्रीज हो रही है उसका रीजन सुन लो। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, रीजन क्या है बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने का, कि हायर J वैल्यू पे क्या हुआ, आपने क्या दे दिया उसको, रोटेशनल एनर्जी ज्यादा दी। भाई J क्या है आपका, रोटेशनल क्वांटम नंबर। रोटेशनल क्वांटम नंबर का मतलब है उसको कहां पहुंचा दिया आपने, हायर एनर्जी लेवल्स पे। तो आपने क्या दे दिया उसको, ग्रेटर रोटेशनल एनर्जी। जब रोटेशनल एनर्जी की वैल्यू बढ़ गई, जब रोटेशनल एनर्जी की बेटा वैल्यू बढ़ी तो क्या हुआ, उनमें रोटेशनल स्पीड इंक्रीज हुई। क्या हुआ, रोटेशनल स्पीड इंक्रीज हुई। इस रोटेशनल स्पीड के कारण एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट हुआ। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एटम्स को एक दूसरे से दूर भेजा और जिससे क्या बढ़ा, आर की वैल्यू इंक्रीज हो गई, या कहें बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई। ये तो कहानी थी कि नॉन रिजिड रोटेटर में ये लाइनें जो है वो इक्वल आती हैं, लेकिन जब हम रियलिटी देखते हैं ये केवल और केवल आइडियल मॉडल है आपका,
और ये केवल तभी फॉलो होता है जब जे की वैल्यू कम होती है। जब हम जे की वैल्यू को बढ़ा देते हैं तो ये जो रिजिड रोटेटर मॉडल है, ये जो है वो नॉन रिजिड रोटेटर मॉडल की तरह बिहेव करेगा। कैसे करेगा? क्योंकि इसमें जो ये लाइंस हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस, इनके बीच की डिस्टेंस कम होती जाती है। बीच की डिस्टेंस कम होगी हायर जे वैल्यू पे, तो इसका मतलब है कि ये जो बी की वैल्यू है ये कम हो रही है, और बी की वैल्यू कम होती है तो बी और आर के बीच में एक रिलेशनशिप निकाल ली हमें कि बी डिक्रीज होगा तो आर इंक्रीज हुआ है, तभी बी की वैल्यू डिक्रीज हुई है। अब ये आर क्यों इंक्रीज हुआ, उसका रीजन हमने बताया कि बॉन्ड लेंथ जब जब हायर एनर्जी लेवल्स पे वो मॉलिक्यूल है तो उसमें रोटेशनल एनर्जी उसको ज्यादा मिली है। जब रोटेशनल एनर्जी ज्यादा मिली तो उसकी रोटेशनल स्पीड इंक्रीज हो गई। रोटेशनल स्पीड इंक्रीज होगी तो उनके बीच रोटेशनल स्पीड इंक्रीज होगी तो उनके बीच एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होने के कारण वो मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। जब एक दूसरे से दूर जाएंगे तो बेटा आर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी, और ये आर की वैल्यू ही क्या है? बॉन्ड लेंथ। जब आर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो बी की वैल्यू डिक्रीज होगी, और जब बी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो स्पेक्ट्रल लाइन डिस्टेंस स्पेक्ट्रल लाइन डिस्टेंस भी क्या हो जाएंगे? आपके डिक्रीज हो जाएंगे। कब? हायर जे वैल्यू पे। और इसके लिए एक नॉन रिजिड रोटेटर मॉडल काम में लिया। यहां तक की कहानी आपको समझ में आई क्या? ये आपके थ्योरेटिकल आता है नॉन रिजिड रोटेटर मॉडल को डिफाइन करना। तो इतनी चीजें तो आपको बेटा थ्योरेटिकल ही डिफाइन करनी पड़ेंगी जितनी मैंने आपको बताई है। क्या है कि आपको ये कहना पड़ेगा कि रिजिड रोटेटर मॉडल में जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनके बीच की डिस्टेंस जो होती है वो फिक्स होती है और वो 2b होती है। लेकिन जब हमने स्पेक्ट्रल लाइंस खींची बहुत सारे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, तो हमने ये पाया कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस थी ये लोअर जे वैल्यू पे तो 2b थी, लेकिन जे वैल्यू जैसे ही इंक्रीज हुई इनके बीच की ये जो स्पेक्ट्रल लाइन डिस्टेंस थी वो डिक्रीज होना शुरू हो गई। डिक्रीज हुई तो इसका मतलब है कि ये स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस थी वो बी के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बी रोटेशनल क्वांटम नंबर के, रोटेशनल रोटेशनल कांस्टेंट के। रोटेशनल कांस्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू होती है h/8π²IC। इसका मतलब है कि b जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हमें पता है ν r² है। इसका मतलब b जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/ν r² की। यहां तक आ गया। फिर हमें पता था कि किसी भी एक मॉलिक्यूल की बात करें तो उस मॉलिक्यूल का रिजिड मास कांस्टेंट होता है, उसमें तो कोई भी चेंजेस नहीं आते। इसका मतलब जो चेंज आ रहे हैं वो इस बॉन्ड लेंथ के कारण आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है? हायर जे पे ये बॉन्ड लेंथ की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसीलिए स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच की डिस्टेंस कम हो रही है। अब हम चलते हैं कि ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज क्यों होती है। ये बॉन्ड लेंथ क्यों होती है कि जैसे हायर जे के ऊपर जे वैल्यू होगी तो उस मॉलिक्यूल्स को जो रोटेशनल एनर्जी है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। जब मॉलिक्यूल्स के पास रोटेशनल एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है तो वो मॉलिक्यूल्स में रोटेशनल स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। जब मॉलिक्यूल्स में रोटेशनल स्पीड इंक्रीज होगी तो मॉलिक्यूल्स में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होगा। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण एटम्स क्या होंगे? एक दूसरे से दूर जाएंगे। जब एटम्स एक दूसरे से दूर जाएंगे तो आर की वैल्यू इंक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी।
और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बी की वैल्यू डिक्रीज होगी, और बी पे ही डिपेंड कर रहा था स्पेक्ट्रल लाइन के बीच की डिस्टेंस, इसलिए ये भी डिक्रीज होगी। इसके लिए एक नया मॉडल काम में लिया, नॉन रिजिड रोटेटर मॉडल। इस मॉडल को ये माना कि इस डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जो एटम, ये जो बॉन्ड है, ये स्प्रिंग की तरह है। स्प्रिंग को हम खींच सकते हैं और कम कर सकते हैं, वैसे ही इनके बीच का ये जो बॉन्ड है ये स्प्रिंग की तरह है। इसका मतलब ये बॉन्ड लेंथ चेंज हो सकती है। इस मॉडल को नॉन रिजिड रोटेटर मॉडल कहा गया, और इस मॉडल के लिए एनर्जी की वैल्यू निकाली गई। उस एनर्जी की वैल्यू क्या थी? रिजिड रोटेटर मॉडल में ही कोई एक करेक्शन फैक्टर जोड़ा गया। कौन सा करेक्शन फैक्टर? किसके कारण आया ये करेक्शन फैक्टर? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आया। इसलिए उस करेक्शन फैक्टर में भी जो वैल्यू काम में ली गई वो जो थी वो सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन कांस्टेंट के नाम से काम में ली गई। ये जो करेक्शन फैक्टर क्रिएट हुआ है ये किसके कारण क्रिएट हुआ है? ये क्रिएट हुआ है, किसके कारण क्रिएट हुआ है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। इसलिए इसमें जो करेक्शन फैक्टर जोड़ा गया है उसका कांस्टेंट डी जो हम काम में लेंगे उसको कहा है सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन कांस्टेंट। अब देखो नॉन रिजिड रोटेटर की एनर्जी क्या लिखी उन्होंने। यहां तक समझ में आया कि नॉन रिजिड रोटेटर मॉडल में क्या क्या चेंजेस आए। भाई जो रिजिड रोटेटर की कमियां थी उसके कारण हमें जो मॉडल मिला वो क्या कहा? नॉन रिजिड रोटेटर मॉडल। और नॉन रिजिड रोटेटर मॉडल में क्या है? इनके इन एटम्स के बीच जो बॉन्ड बनता है वो एक स्प्रिंग की तरह बना हुआ है, और स्प्रिंग की तरह है तो स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं तो उसकी डिस्टेंस बढ़ जाती है। इसका मतलब इनके बीच की ये जो बॉन्ड लेंथ है ये भी इंक्रीज हो जाती है। और ये कितनी इंक्रीज होती है? ये जो बॉन्ड लेंथ है इसके कारण कितना चेंजेस आता है एनर्जी में, उसको ई बार एनर्जी से दिखाया गया। ई बार एनर्जी की जो वैल्यू है नॉन रिजिड रोटेटर की वो थी बी जे प्लस 1। ये तो रिजिड रोटेटर की है बेटा एनर्जी, ये रिजिड रोटेटर की है। इस रिजिड रोटेटर की एनर्जी में क्या जोड़ा गया? एक करेक्शन फैक्टर, क्या था? डी जे की स्क्वायर जे प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या करेक्शन फैक्टर जोड़ा गया? डी जे स्क्वायर जे प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां तक आ गया समझ में आपको? देखो मैंने यहां बार लगाया है क्योंकि यहां पे एच आता है और वो एच सी से कैंसिल आउट हो जाता है। तो आप भाई ई की ये जो वैल्यू लिखते हो यहाँ पे एच सी लिखते हो आप, आपके यहाँ एच सी लिखा रहता है, लेकिन वहां पे यहाँ पे बी नहीं लिखोगे। उस टाइम आप क्या लिखोगे? एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई की स्क्वायर आईसी, उसको एच सी से डिवाइड कर देते हो। आई उसको आप एच सी से डिवाइड कर देते हो। ई बार में चेंज करने के लिए क्या करते हो? ई अपॉन एच सी, और जब वो आता है उसको आप बी की फॉर्म में लिखते हो और उसी को आप डी की फॉर्म में लिखते हो। ये एच सी यहां से कैंसिल आउट हो गया, इसलिए मैं सीधी वही एनर्जी काम में ले रही हूं जिसको हम सेंटीमीटर इनवर्स की एनर्जी। कौन सी काम में ले रही हूं? सेंटीमीटर, जूल में नहीं लिख रही हूं। आप भी इसको सीधा सेंटीमीटर में लिख सकते हो, सेंटीमीटर इनवर्स। और ये इक्वेशन बेटा आपको याद करनी है। कैसे याद करोगे आप? ये हमें पता है कि रिजिड रोटेटर की होती है बी जे प्लस 1, और उसमें हमने करेक्शन फैक्टर डाला है डी जे स्क्वायर जे प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये डी क्या है? सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन कांस्टेंट। क्या है ये? सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन कांस्टेंट। इस वैल्यू को, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है डी, ये वैल्यू होती है 4b की क्यूब न्यू नोट स्क्वायर। अब देखो ये न्यू नोट जो है ये वाइब्रेशनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। क्या है ये? वाइब्रेशनल
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब मैं आपको जब वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाऊंगी वहां पे मैं अच्छे से समझा दूंगी। आपको यहाँ सिर्फ इतना सा ही याद रखना है कि न्यू नॉट स्क्वायर जो है वो वाइब्रेशनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। अब देखो यहाँ पे न्यू की वैल्यू जो है वो बी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। जब नीचे की वैल्यू ज्यादा है ऊपर की वैल्यू से, तो क्या होगा, डी की वैल्यू बहुत लो होगी। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई कि न्यू की वैल्यू जो थी वो वाइब्रेशनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, और हमें पता है कि न्यू की वैल्यू जो है वो बी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। जब लोअर वैल्यू को किसी हायर वैल्यू से आप डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास क्या आएगी, लोअर वैल्यू। जब लोअर वैल्यू को किसी हायर वैल्यू से डिवाइड करोगे तो और भी ज्यादा लोअर वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब डी की वैल्यू बहुत ही कम है। अब हम इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस निकाल रहे हैं। एनर्जी डिफरेंस है कि मैं जे से J+1 में ट्रांजिशंस कर रही हूं। इसके लिए सिलेक्शन रूल वही सिलेक्शन रूल है जो रिजिड रोटेटर के लिए पढ़ा था। सिलेक्शन रूल क्या पढ़ा था आपने, रिजिड रोटेटर के लिए सिलेक्शन रूल क्या पढ़ा था, डेल J इक्वल टू +-1। क्या पढ़ा था, डेल J इक्वल टू +-1। और हमने ये कहा था कि हम इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्लस साइन काम में लेते हैं। क्यों, क्योंकि मैं जो स्पेक्ट्रा लेती हूँ वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा काम में लिया जाता है। क्या लिया जाता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इसलिए डेल J की वैल्यू क्या होती है बेटा, +1। तो यही रिजिड रोटेटर का भी सिलेक्शन रूल यही था और नॉन रिजिड रोटेटर का भी सिलेक्शन रूल यही है। नॉन रिजिड रोटेटर का भी सिलेक्शन रूल यही है। यहां तक आया क्या आपके समझ में। अब देखो आप, मैं पहले J+1 वाली एनर्जी लिखूंगी, तो जहां पे मेरा J मिलेगा वहां पे मैं क्या नोट कर दूंगी, J+1। तो क्या बनेगा, B J+1 J+ ये 1+1, यही था भाई। जहां पे J था वहां मैंने J+1 लिखा, इस पे भी J+1 लिखा और +1 माइनस D, ये क्या है, J+1 का होल स्क्वायर, और ये क्या है, J+1 और +1, तो क्या बन जाएगा, ये J+2 का होल स्क्वायर। यहां तक आया समझ में। मैंने सिर्फ J+1 वाली एनर्जी लिखी है। अब क्या माइनस कर दूंगी इसमें, J वाली एनर्जी, B J+1, और ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, प्लस में। भाई ये माइनस है, यहां माइनस, या तो आप इसको बाहर माइनस लगा के लिख लो, नहीं समझ में आए तो माइनस D J की स्क्वायर J+1 का होल स्क्वायर, यही है। मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगी तो यहां तो माइनस आएगा और इस माइनस के कारण ये प्लस में बन जाएगा, यही एनर्जी है। मैं इनका डिफरेंस बता देती हूं क्या होगा। न्यू बार J से J+1 में गए, देखो आप, ये माइनस ये हमने रिजिड रोटेटर में कर रखा था। B मैं पहले ये लिख रही हूं, J+1 इंटू J+2 माइनस B J+1, ये रिजिड रोटेटर की है एनर्जी डिफरेंस। ये रिजिड रोटेटर का एनर्जी डिफरेंस है आपका। क्या हुआ बेटा, देखो आप क्या होगा, जब मैं इसको खोलूंगी B J+1 कॉमन आ गया मेरा, क्या आएगा, J+2 माइनस J, क्या होगा, इस J से ये J कैंसिल आउट, क्या बना, 2B J+1, यही होगा। तो ये तो मुझे पता है, ये वाला पोर्शन, इसका पोर्शन और इसका पोर्शन मैं एक साथ लिख सकती हूँ, 2B J+1, 2B J+1, यही आया 2B J+1। अब मेरा ये पोर्शन बचा है, देखो इनमें मेरे पास क्या क्या कॉमन है, देखो
डी कॉमन है, जे प्लस वन का होल स्क्वायर इसमें भी है और जे प्लस वन का होल स्क्वायर इसमें भी है। तो मैं बाहर माइनस साइन लेके डी कॉमन लिया मैंने, जे प्लस वन का होल स्क्वायर कॉमन लिया। अब देखो मेरा क्या बचा, यहां से तो क्या बना, जे प्लस टू का होल स्क्वायर, यही बचा बेटा, ये मैंने बाहर ले लिया यहां तक, माइनस डी जे प्लस वन का होल स्क्वायर बाहर ले रखा है मैंने, तो अंदर क्या बचा, जे प्लस टू का होल स्क्वायर, जे प्लस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या है आपका, अगर मैं बाहर माइनस लिया है तो यहां माइनस आ जाएगा अंदर इसके साथ, देखो आ गया, डी ले लिया मैंने और जे प्लस वन का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा, माइनस जे स्क्वायर। इसको सोल्व कर लो आप, क्या बचेगा, न्यू जे से जे प्लस वन में गई, क्या बचा, टू बी जे प्लस वन, तो एज इट इज माइनस डी जे प्लस वन का होल स्क्वायर, ये एज इट इज। अब मैं अंदर का ब्रैकेट खोल रही हूं, देखो आप क्या खुलेगा, ये इसका होल स्क्वायर कर रही हूं, क्या होगा, जे स्क्वायर प्लस फोर प्लस का फोर जे, इसको मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खोला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इसी से खोला है मैंने, ए स्क्वायर जे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फोर प्लस टू इंटू ए इंटू बी, तो क्या आएगा, फोर बी माइनस क्या आया, ये जे स्क्वायर, यही आया, इस जे स्क्वायर से ये जे स्क्वायर कैंसिल आउट बेटा, जे से जे प्लस वन, क्या बचा, टू बी जे प्लस वन माइनस फोर कॉमन आ गया, यहां से डी रहा, जे प्लस वन पहले से था यहाँ पे, इसका होल स्क्वायर, जब मैं इन दोनों में से फोर कॉमन ले लिया तो मेरा क्या बनेगा, जे प्लस वन, ये भी क्या बन गया, जे प्लस वन, तो न्यू जे से जे प्लस वन क्या बना, टू बी जे प्लस वन माइनस फोर डी जे प्लस वन का होल क्यूब। देखो ये मेरी एनर्जी थी, अब मुझे एनर्जी डिफरेंस निकालना था, एनर्जी डिफरेंस निकालने के लिए मैंने कौन सा, सिलेक्शन रूल काम में लिया, और सिलेक्शन रूल क्या कहता है कि डेल जे की वैल्यू प्लस माइनस वन होनी चाहिए, लेकिन हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा काम में लेते हैं इसलिए प्लस वन है, क्या है, प्लस वन। तो मैं जो ट्रांजिशंस कर रही हूँ वो कहां से कहां तक कर रही हूँ, जे से जे प्लस वन में, तो पहले मैं जे की एनर्जी लिखूंगी, ये रही जे की, पहले मैं जे प्लस वन की, हायर एनर्जी लेवल क्या था मेरा, जे प्लस वन, तो जहां पे मुझे जे मिला वहां पे मैंने क्या लिख दिया, जे प्लस वन, देखो जे प्लस वन लिखा है यहाँ पे, ये जे मिला था, इसकी जगह भी मैंने जे प्लस वन लिखा, प्लस में वन माइनस डी, यहाँ जे प्लस वन का होल स्क्वायर आ गया, यहाँ पे जे प्लस वन और प्लस का वन, तो ये क्या बना था, जे प्लस टू का होल स्क्वायर, यहां तक आ गया, ये एनर्जी मेरी किसकी थी, ई जे प्लस वन की एनर्जी, यही थी, उसमें से मैं क्या माइनस कर दूं, ई जे की एनर्जी, ई जे की एनर्जी ये रही, बी जे प्लस वन माइनस, तो इस माइनस के कारण मैं क्या कर रही हूँ, माइनस कर रही हूँ, इसलिए इस माइनस के कारण ये किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में, डी जे स्क्वायर जे प्लस वन का होल स्क्वायर। ये हुआ, मैंने क्या किया, इस वाले पोर्शन को इसके साथ माइनस किया है, इस वाले पोर्शन को, भाई बी वाले पोर्शन जहां बी कांस्टेंट है उसको एक साथ माइनस करोगे, जहां डी कांस्टेंट है उसको एक साथ माइनस करोगे, इस वाले पोर्शन को इसके साथ माइनस किया तो मेरी वैल्यू आई टू बी जे प्लस वन, देखो ये माइनस करके दिखा रखा है मैंने आपको, और हमने रिजिड रोटेटर में भी इसको माइनस किया था, तो इतने से पोर्शन की तो मेरी वैल्यू क्या आ गई, टू बी जे प्लस वन, यही आई टू बी जे प्लस वन। अब मेरे पास क्या और बचा, डी वाला बचा, क्या बचा, माइनस डी, अब देखो माइनस डी जे प्लस वन, इसमें भी कॉमन है माइनस डी जे प्लस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी कॉमन है डी जे प्लस वन का होल स्क्वायर, मैंने माइनस डी जे प्लस वन का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया,
तो यहाँ तो क्या बचा मेरा j+2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस बाहर कॉमन ले रखा है, इसलिए यहाँ ये j स्क्वायर किसका बचेगा, माइनस का, ये माइनस लगा दिया मैंने। यहां तक आया। अब जब मैं इसको सोल्व करती हूं तो मेरे पास ये निकल के आती है। अब कल की क्लास में आज हमने नॉन रिजिड रोटेटर की केवल एनर्जी डिफरेंस पर स्टडी किया है। एनर्जी कितनी होती है वो निकाली है हमने, और उसके बाद एनर्जी डिफरेंस निकाला है। कल हम इस एनर्जी डिफरेंस का यूज करते हुए इनकी स्पेक्ट्रल लाइंस से स्टडी करेंगे कि इन स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच में जो है वो कितना गैप बनता है, और वो किस तरीके से लोअर जे वैल्यू पे वो गैप हमें क्यों नहीं दिखाई देता, और हायर जे वैल्यू पे वो गैप जो है वो बढ़ता जाता है। इसलिए इनके बीच का जो गैप है स्पेक्ट्रल लाइंस का वो कम होता है, क्योंकि ये जो वैल्यूज की जो वैल्यू आएगी ना, ये माइनस पोर्शन ये इंक्रीज होता हुआ जाएगा। यहाँ तक का पोर्शन हमने आज पढ़ा है। अब हम कल इसमें स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। थैंक यू।